नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल अफेयर्स बाय संदीप मानूधने सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या इतिहास समाप्त हो सकता है? क्या कोई भी फिलोसोफर यह बोल सकता है कि अब इतिहास में कुछ भी नया घटित नहीं होगा और आइडियोलॉजिकल लेवल पर सब कुछ तय किया जा चुका है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन 1990s में यही करामात अमेरिका के एक बहुत बड़े फिलोसोफर फ्रांसिस फुकुयामा ने कर दिखाई। उन्होंने कहा कि दिस इज द एंड ऑफ हिस्ट्री। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा, यही आज का हमारा जांच का विषय है। अंत तक बने रहिएगा। एक जबरदस्त 100 साल के इतिहास की समरी फ्रॉम द लेंस ऑफ एनालाइजिंग व्हाट फ्रांसिस फुकुयामा टोल्ड अबाउट द एंड ऑफ हिस्ट्री इज अबाउट टू अनफोल्ड। याद रखिएगा दोस्तों, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की कभी नहीं। एंड ऑफ हिस्ट्री, व्हाट फुकुयामा गॉट रॉन्ग। जब फ्रांसिस फुकुयामा ने एंड ऑफ हिस्ट्री पर अपना पूरा थीसिस प्रस्तुत किया, वो 1990 का दशक था। अमेरिका ने उस सदी के पहले 50 साल फांसीवाद के साथ लड़ाई लड़ी थी। जर्मनी हो, इटली हो या जापान हो, तीनों को द्वितीय विश्व युद्ध में हरा दिया था। तो फुकुयामा ने कहा कि हमने पहले 50 साल फांसीवाद को हराने में लगा दिए और उसके अगले 40 साल हमने सोवियत संघ से लड़ाई की और साम्यवाद को हरा दिया। तो अब ना फांसीवाद बचा ना साम्यवाद बचा, तो बचा क्या? वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी, पश्चिमी उदारवादी लोकतंत्र। अब यही आइडियोलॉजी आगे चलेगी क्योंकि इतिहास समाप्त हो चुका है। तो जब उन्होंने कहा कि एंड ऑफ हिस्ट्री, तो उनका मतलब यह नहीं था, आशय यह नहीं था कि अब युद्ध नहीं होंगे, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, इलेक्शन नहीं होंगे। ना ना ना, उनका आशय यह था कि अब पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के रूप में केवल वेस्टर्न लिबरलिज्म ही आगे जाएगा और कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, अब आपके लिए मेरे पास एक शानदार अनाउंसमेंट है। मुझे बहुत खुशी है आपको बताने में, मंडे से सैंडीज इकोनॉमी क्रैकर्स नाम का मेरा नया कोर्स शुरू कर रहा हूं इसी चैनल पर। हफ्ते में 3 सेशंस में लाऊंगा 20-20 मिनट के, और यह सीरीज साल में 150 सेशंस तक जाएगी हर साल। यह पूरा कोर्स आपको हमारी मेंबरशिप में लेवल 2 पर अवेलेबल रहेगा। तो अगर आप अभी लेवल 3 पे हैं तो आपको यह अपने आप मिल जाएगा, लेवल 4-5 वालों को भी। इसमें हम इकोनॉमी, फाइनेंस, मार्केट, इंडिया एंड ग्लोबल पर एनालिसिस देने लगेंगे मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को। हर 5वां सेशन फ्री होगा। हम यूट्यूब पर जारी करेंगे 1st, 5th, 10th, 15th, 20th, लेकिन पूरी सीरीज का आनंद लें और हमारा मेंबरशिप ज्वाइन करें। ये बहुत बहुत प्यारे इकोनॉमी फोकस सेशन ही होंगे, इसलिए इन्हें बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। मंडे से शुरू हो जाएंगे। अगर आपने हमारी मेंबरशिप अभी तक नहीं ली है, आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। ज्वाइन का बटन नीचे है, उसको प्रेस करें। कम से कम लेवल 3 नहीं तो लेवल 4 में इंग्लिश का भी एक 100 सेशंस का पूरा कोर्स है, आपको बहुत फायदा होगा। आइए और जुड़िए। आई वेलकम यू। रोज शाम को हमारी टीम पिछले 2 दिनों के अपडेट भेजती है। इस डेटाबेस से जुड़ के वो आपको मिल सकते हैं। फ्रांसिस फुकुयामास एंड ऑफ हिस्ट्री। जनाब फ्रांसिस फुकुयामा जो अमेरिकन है, उन्होंने 1990s में यह बोला कि भाई अब मोटे तौर पर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बैटल्स समाप्त हो चुकी हैं, क्योंकि फांसीवाद और कम्युनिज्म दोनों समाप्त हो चुका है। और याद रखिए, इस वक्त चीन एक बहुत गरीब, पिछड़ा, कमजोर देश था जब फुकुयामा की थ्योरी आई। आज तो फुकुयामा ऐसा बोल ही नहीं पाएंगे क्योंकि चीन ने सारे खेल के नियम ही पलट दिए हैं। फिर फुकुयामा कहते हैं कि विक्ट्री ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी हो चुका है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, ये एंड ऑफ इवेंट्स की बात नहीं हो रही है। वॉर आते रहेंगे, क्राइसिस आती रहेंगी, लेकिन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अब एक ही रहेगी, और वो है वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी, पश्चिमी उदारवादी लोकतंत्र। क्योंकि फांसीवाद गया, साम्यवाद गया, खेल खत्म, पैसा हजम, खुश हो जाओ बेटा। ऐसा फुकुयामा ने कहा। अंग्रेजी में कहा उन्होंने, हिंदी में नहीं कहा। हिस्ट्रीज आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन। अब मैं एवोल्यूशन पे बात कर लेता हूं।
दो तरह के एवोल्यूशन है, एक है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, एक है पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन जो पृथ्वी के 460 करोड़ सालों में जीवन कैसे बना, क्या हुआ, इंसान कैसे आया, चार्ल्स डार्विन की पूरी थ्योरी। क्या खूबसूरत थ्योरी है भाई साहब, कई सालों से मैं पढ़ते आ रहा हूं। और अब क्योंकि डीएनए और जेनेटिक साइंस बहुत एडवांस हो चुका है, तो अब पूरी जीनियोलॉजिकल ट्रेसेस भी सब मैप हो रहे हैं, और चार्ल्स डार्विन की थ्योरी 100% सही साबित हो रही है। उस आदमी को सल्यूट, जिसने आज से 125 साल पहले, 150 साल पहले, जब जेनेटिक साइंस डिस्कवरी नहीं हुआ था, इन्वेंट ही नहीं हुआ था, डीएनए क्या है पता ही नहीं था, तब एवोल्यूशन को ढूंढ के बता दिया था कि क्या है। केवल जीनियसेस ही ऐसा कर सकते हैं। तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को पढ़ें, समझें इंसान कैसे बने और आगे एवोल्यूशन कैसा जाता जा रहा है, दुनिया में कैसे डायनासोर्स का उदय हुआ, पतन हुआ, एवोल्यूशन ने क्या किया क्या नहीं किया। मजेदार थ्योरी है, पर वो आज का विषय नहीं है। आज का विषय है कि हम होमोसेपियंस, जिनके पहले एंसेस्टर्स थे तिक्तालिक, और जिनके होमो एंसेस्टर्स पहले थे होमो हेबिलिस 25 लाख साल पहले, हैंडीमैन, इवॉल्व होते 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 होमोसेपियंस। हम होमोसेपियंस ने जब आधुनिक सभ्यता, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन 10,000 साल के बाद बनाई, और फिर फाइनली युद्ध वुद्ध करने लग गए आयरन एज के बाद, हमारा पॉलिटिकल एवोल्यूशन पिछले 3,000 साल की कहानी है बस। उसके पहले पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जैसी चीज नहीं होती थी, सर्वाइवल इकोनॉमी होती थी। इनका कहना यह है कि इंसान का, होमोसेपियंस का, यह कंप्लीट पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन समाप्त हो चुका है। वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी ही है अब जो भी है, इसके आगे कुछ भी नहीं। अब अगर फुकुयामा ने बॉलीवुड का वो एक गीत सुन लिया होता तो वो ये गलती कभी नहीं करते। आगे भी जाने न तू, पीछे भी, इन्होंने वो गीत नहीं सुना, इसलिए उनको ये गलती हो गई कि मैंने जो बोला वही सही। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। और वो पोस्ट कोल्ड वॉर ऑप्टिमिज्म से भी ग्रसित थे कि भाई अब तो जब सब खत्म ही हो गया है तो फिर दे दो थ्योरी पटक के। काफी सालों तक इनकी थ्योरी वैलिड भी मानी गई। लेकिन आज 2026 में आप क्या पाते हैं? अथॉरिटेरियन कैपिटलिज्म यानी कि चाइना, नेशनलिज्म सारी दुनिया में इंक्लूडिंग इन अमेरिका, पॉपुलिज्म, लाडली बहना योजना जो पूरे भारत में आई और राज्य सरकारें एक के बाद एक बैंकरप्ट होती जा रही है, आपको अंदाजा ही नहीं है, कर्जा उठा उठा के भर रहे हैं, रिलीजियस पॉलिटिक्स सारी दुनिया में, एंड ग्रेट पावर राइवलरी। 28 फरवरी 2026 तक अमेरिका एक छत्र हेजेमॉन का दम्भ रखता था। आज 65-70 दिन के ईरान युद्ध के बाद ईरान ने उस पूरे दम्भ को चकनाचूर करके रख दिया। अमेरिका वहां से भागने के रास्ते ढूंढ रहा है, ईरान ने उसको पकड़ के रखा है। जाने नहीं दूंगा, जाने नहीं देंगे तुझे, ये स्थिति हो गई। ऐसे दम्भ टूटता है बड़े बड़े दम्भियों का, सब कहानी पलट जाती है। और ईरान एट विल हमले करे जा रहा है यूएई के ऊपर और बाकी जीसीसीज पे। तो एक नई ग्रेट पावर राइवलरी अब बन रही है, अगले 10 साल चलने वाली है। इसी को रे डैलियो थर्ड वर्ल्ड वॉर बोलते हैं, और हम उसके बीचों बीच खड़े हैं गुरु। समझ गए? सेशन को लाइक अभी तक तुमने नहीं किया, क्या कर रहे हो यार? लाइक करो, 2-3 बढ़िया बढ़िया कमेंट्स डालो तो जरा मजा आएगा। तो जब फुकुयामा ने यह कहा कि हमने फांसीवाद को बीट कर दिया, तो उन्होंने फांसीवाद को बीट कैसे किया था, मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूं। द्वितीय विश्व युद्ध में जो एक्सिस पावर्स थे, जर्मनी, जापान, इटली, एलाइड पावर्स में अमेरिका सबसे बड़ा था। लेकिन अमेरिका की ताकत का पूरा पूरा अंदाजा एक्सिस पावर्स को नहीं हुआ था, क्योंकि अमेरिका ने खुद को सेकेंड वर्ल्ड वॉर से बाहर रखा था, जैसे अमेरिका ने बहुत समय तक खुद को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बाहर रखा था, जब तक जिमरमैन टेलीग्राम कांड नहीं हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो कांड हुआ पर्ल हार्बर। अब उसके बाद अमेरिका को आ गया गुस्सा, और अमेरिका, अब मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी करूंगा। अमेरिका ने पूरे अमेरिका की इंडस्ट्रीज को आदेश दिया, सामान्य प्रोडक्शन सारा बंद, अब से तुम बनाओगे टैंक, फाइटर जेट, प्लेन्स, हथियार, गोला बारूद, असॉल्ट राइफल, कुछ भी नहीं बनाना, और सिर्फ ये बनाओ। पूरे अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वॉर सामग्री बनाने में जुट गई। उसके बाद जर्मनी, जापान और इटली को अमेरिका की इंडस्ट्रियल ताकत का
पूरा पूरा एहसास हुआ उसके पहले नहीं था। और अगर अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं आया होता तो सोवियत यूनियन जर्मनी को तो परास्त कर देता एक बार, लेकिन जापान को नहीं कर पाता और कहानी दुनिया की आज कुछ अलग ही दिशा में जाती हमको दिखाई दे रही होती। अलायंस बिल्डिंग, अमेरिका ने फासीवाद को अकेले नहीं हराया था। एक पूरा अलायंस जो एलाइड पावर जिसको हम कहते हैं, ब्रिटेन जो कि ऑलमोस्ट डिक्लाइन हो ही चुका था, रशिया और बाकी के देशों को साथ में लिया। सोवियत यूनियन जो था उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीतने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। जितने करोड़ लोग सोवियत यूनियन के मारे गए उतने सारे मिलके एलाइज के नहीं मरे थे। सोवियत यूनियन में सेक्स रेशियो मेल टू फीमेल रिवर्स हो गया था युद्ध के बाद, इतने मर्द मारे गए थे और बहुत समय लगा उससे रिकवर होने में सोवियत यूनियन को। वो क्रेडिट सोवियत को कभी भी नहीं मिला, वेस्ट ने वो क्रेडिट कभी नहीं दिया। नाजी जर्मनी को टू फ्रंट में कुचल दिया गया था। फिर आपको नॉर्मंडी लैंडिंग्स की कहानी तो पता ही है। कंट्रोल ऑफ सी एंड एयर की वजह से ये लड़ाई जीतने में इनको मदद मिली। और एक आइडियोलॉजिकल कॉन्ट्रास्ट अमेरिका ने दिया था कि भाई ये एक्सिस जो हैं ये सारे फांसीवादी हैं, दुनिया को क्या ऐसे काले विश्व में जीना है, डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप, हमारे साथ जुड़ो, डेमोक्रेसी ही डेमोक्रेसी है। उसके बाद अमेरिका ने दुनिया भर में 1950 से आज तक बम गिरा गिरा के बताया कि देखो डेमोक्रेसी के बम कितने अच्छे होते हैं। तो ये सारा खेल फांसीवाद का फुकुयामा ने देखा और फिर फुकुयामा ने थ्योरी बना ली कि गुरु हमने फांसीवाद को हरा दिया, वी आर द बेस्ट एंड हेंस दिस इज द एंड ऑफ हिस्ट्री। बट देन केम कम्युनिज्म। अब उस पर आने से पहले हमारा निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तुरंत लाइक और शेयर जरूर करें सारे वीडियोस को, ये पूरी प्लेलिस्ट देखें। मंडे से हमारी सैंटीज इकोनॉमी क्रैकर की प्लेलिस्ट भी आ जाएगी। उस प्लेलिस्ट को भी हफ्ते में 3 सेशंस आएंगे, हर 5वां फ्री रहेगा, बाकी लेवल 2 पर रहेगा। उसको भी इसी तरह देखिएगा, शेयर कीजिएगा और नोटिफिकेशंस ऑन रखें। अब आते हैं साम्यवाद की कहानी पर। याद रखें 1990s की बात हो रही है फ्रांसिस फुकुयामा के कंटेक्स्ट में, और उन्होंने कहा कि हमने क्योंकि सोवियत संघ को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, विखंडन ही हो गया ना, 15 नए देश बन गए, अब बचा क्या है? फासीवाद गया, साम्यवाद गया, अब बचा से वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो आप सबका स्वागत है, आइए वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी बन जाइए। तो आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि पर चाइना का क्या? चाइना उस वक्त इतना कमजोर, पिछड़ा और दबा कुचला देश था कि अमेरिका तो उसको गिनती में ही नहीं ले रहा था। वो तो दंग शाओपिंग, जियांग जेमिन, हु जिनताओ, शी जिनपिंग, ये जो स्ट्रिंग ऑफ लीडरशिप आई, इन्होंने चाइना को इकोनॉमिक सुपर पावर बना के अमेरिका के समकक्ष खड़ा कर दिया है। आज दोस्तों आज स्थिति ये हो गई है, चाइना की अपनी 10 कमियां हैं, मैं उस पर कई बार बोला भी हूं, लेकिन जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं, सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब क्योंकि मैं खुद एआई प्रोफेशनल हूं और मेरा बिलियन हाउस का पूरा एआई का प्रोजेक्ट चलता है, चाइना और अमेरिका एआई में ऑलमोस्ट एट पार आ चुके हैं। और अगर ग्लोबल एआई गवर्नेंस के टेम्पलेट्स कभी बनेंगे तो वो चाइना और अमेरिका मिलकर बनाएंगे। अमेरिका अकेला नहीं कर सकता, चाइना, उनको किसी और से बात करने की जरूरत ही नहीं, बाकी सब कंज्यूमर बन के रह रहे हैं। इंडिया इज अ प्योर कंज्यूमर, हमारे पास ओरिजिनल एआई फाउंडेशनल के नाम पे 0, और वो हमारे स्टॉक मार्केट में ऑलमोस्ट दिखने भी लग गया। देयर इज नो एआई प्ले इन इंडिया, ट्रूली स्पीकिंग। एआई डेटा सेंटर्स आर नॉट एआई प्ले, प्लीज रिमेंबर। कोई आपको वो बोले तो बुद्धि पर ही तरस आएगा कि एआई डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, दैट इज नॉट एन एआई प्ले, यू आर एक्चुअली सर्विंग द अमेरिकन्स बाय क्रिएटिंग एआई डेटा सेंटर्स। तो चाइना ने ये करके दिखा दिया। ये बात फुकुयामा को कहां पता थी भैया? खैर 1990s पे वापस आ जाओ। कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी। कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी का मतलब होता है अमेरिका ने सोवियत यूनियन के साथ सीधे सीधे गोलीबारी नहीं की, युद्ध नहीं लड़ा, कैसे लड़ता, 30,000 परमाणु हथियार थे। तो कंटेन करो, हर तरह से उसको रोको, उसको आगे बढ़ने से रोको, और वो सफल भी हुए। चाइना के साथ भी यही करने की कोशिश की, लेकिन कंटेनमेंट तो छोड़िए, उल्टा ही हो गया है। चाइना अपने आप को इंटरनली साइंस और टेक्नोलॉजी से इतना मजबूत कर बैठा कि अब अमेरिका कुछ भी नहीं कर पाएगा। इकोनॉमिक सुपीरियोरिटी, ये बात तो खैर काफी हद तक सच है। अमेरिका का जो पूरा आर्थिक मॉडल है उसने
ज्यादा वेल्थ और इनोवेशन जनरेट की। सोवियत यूनियन दुर्भाग्य से वैसा करने में नाकाम हो गया, और क्योंकि वो अमेरिका के साथ एक दिखावटी रेस में उलझ गया, स्पेस रेस बोल लीजिए, आर्म्स रेस बोल लीजिए, न्यूक्लियर रेस कह लीजिए, तो वो पिछड़ता ही चला गया और फिर उसके बाद बहुत गड़बड़ हो गई। ये सब चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के ट्रेनिंग स्कूलों में रोज पढ़ाया जाता है कि हमें सोवियत यूनियन नहीं बनना है, और ये गलतियां की थी सोवियत ने, तो हमें ये नहीं करना है। आपको पता होगा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के आइडियोलॉजिकल लोग भारत आए हुए हैं। 2025-26 में भारत आए थे। भारत की सारी टॉप पार्टीज से उनके हेडक्वार्टर्स में जाके मिले। बीजेपी कह लीजिए, कांग्रेस कह लीजिए, बाकी कह लीजिए, सबकी तस्वीरें सोशल मीडिया में। भारत की सारी पार्टियां कम्युनिस्ट पार्टी से मिल रही हैं चीन की, बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं सबकी। तो उनसे वो क्या सीख रही होंगी, क्या समझ रही होंगी, बहुत इंटरेस्टिंग है इस बारे में सोचना। अमेरिका का अलायंस नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला और इसकी मदद से चीन को सोवियत यूनियन को हराने में मदद मिली। ये थी अमेरिका की सॉफ्ट पावर अलायंसेस, उसका एक बहुत बड़ा पहलू सॉफ्ट पावर का। अब आ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने अलायंसेस को ध्वस्त कर दिया, सबको गालियां दी, सबका मजाक उड़ाया, सबको भद्दी भद्दी बातें बोली, चेहरे पे बुला के, चेहरे पे अपने व्हाइट हाउस में बुला के चेहरे पे उनका अपमान किया। और ईरान युद्ध में सबको बोला, I don't know why the allies are not helping me. You should be sending your warships here, frankly. I'm doing everything to protect this world, but then nobody is helping me. No problem, I'll do it all alone. सत्यानाश कर दिया अपना पूरा। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो सत्यानाश किया है, इसका फायदा चीन और रूस को अप्रत्यक्ष मिल चुका है। ईरान तो सीधे ही उठा रहा है। अमेरिका की जो सबसे बड़ी ताकत रही, यूनिवर्सिटीज, टेक्नोलॉजी, मीडिया, लाइफस्टाइल। भाई 91 के पहले भारत में ना कोका कोला था, ना मैकडॉनल्ड्स था। मुझे आज भी याद है दिल्ली में जब पहला मैकडॉनल्ड्स खुला था। अब तो खैर हर शहर में भारत के हर अमेरिकन ब्रांड उपलब्ध है। अगर मैं बोलना शुरू करूं कि सुबह 6 बजे आप जब उठते हैं और रात को 11 बजे जब सोने जाते हैं, तो आप कौन कौन सी अमेरिकन ब्रांड्स का इस्तेमाल करके अमेरिका को पैसा भिजवा चुके हैं, अगर मैं वो लिस्ट दूं, आप कई दिनों तक खाना नहीं खा पाओगे। मैं गूगल बताऊं, मैं यूट्यूब बताऊं, मैं ट्विटर एक्स बताऊं, मैं ब्लॉगर प्लेटफॉर्म बताऊं, मैं अमेजन की सारी सर्विसेज बताऊं, मैं जीपीएस सर्विसेज बताऊं, मैं क्या क्या बताऊं। 100-150 ब्रांड हैं अमेरिका के एआई के, सारी सर्विसेज प्योरली अमेरिकन। वी आर एनस्लेव टू अमेरिका टुडे। अगर ये सर्विसेज बंद हो जाए, हम भारत के लोग 24 घंटे भी टिक नहीं पाएंगे। ये बहुत खतरनाक बात बताइए मैंने आपको। गूगल के बिना जी पाओगे? कहां की ब्रांड है, बात ही खत्म हो गई ना सारी। यूट्यूब और ये सब इंस्टा के रील्स और यूट्यूब के शॉर्ट्स के बिना तो ड्रग एडिक्ट्स वाली हालत हो जाएगी तुम्हारी। चीखने चिल्लाने लगे, अम्मी अप्पा मेरे को रील ला कर दो, मेरे को शॉर्ट्स। सब अमेरिका से आ रहा है। ये आपको धोखा है कि वो आपका है, आपका नहीं है। एक किल स्विच ऑन हुआ, गेम ओवर। तो दोस्तों, इस तरह से अमेरिका की सॉफ्ट पावर हमारी नस नस में घुस गई है, और हमारे पास अपनी ब्रांड्स हैं ही नहीं जो इनसे कॉम्पीट कर सकें। व्हाट्सएप है क्या खुद का, इंस्टा है क्या खुद का, बात खत्म। और सोवियत यूनियन अपनी कमजोरियों से भी गिरा। आज हम यहां आके खड़े हो गए हैं। चाइना ने अपनी ब्रांड्स अलग बनाई। तो अब हम इसको समाप्त करते हैं। वेस्टर्न लिबरलिज्म यानी पश्चिमी उदारवाद की जो बातें भाई साहब कर रहे हैं, फुकुयामा, इंडिविजुअल राइट्स, लिमिटेड गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, मार्केट इकोनॉमी विद रेगुलेशन, 5 चीजें हैं। इन पांचों को अमेरिका में ही डोनाल्ड ट्रंप समाप्त करने पे तुले हुए हैं। कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि अमेरिका के इंस्टीट्यूशंस अभी भी जिंदा हैं, तो वो रोक देते हैं ट्रंप को। बाकी कई तथाकथित डेमोक्रेसीज में इन 5 स्तंभों पर दिन दुनी रात चौगुनी गति से हथौड़े चलाए जा रहे हैं। दुनिया भर में डेमोक्रेसी का शरण हो रहा है, क्षय हो रहा है, हास हो रहा है। तो वेस्टर्न लिबरलिज्म में ये सब आता है। इंडिविजुअल राइट्स आते हैं जो हमारे संविधान का चैप्टर 3 है। लिमिटेड गवर्नमेंट होती है, सरकार हर जीवन के क्षेत्र में बिल्कुल दखल नहीं देगी, लिमिटेड होगी गवर्नमेंट। रूल ऑफ लॉ, कोई भी इंसान कानून के ऊपर नहीं होगा, कानून सबसे ऊपर होगा। हम हमारे देश में क्या पाते हैं, जो ताकतवर है वो तो कानून जूते के नीचे रख के चल रहा है।
किसी की हिम्मत ही नहीं उसको टच भी कर ले। 50,000 करोड़ बैंकों के डुबा देने वाला, अपने माथे पे फ्रॉड चिपकवा लेने वाला, ऑफिशियली मस्ती में करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहा है बंबई में, किसी की हिम्मत उसको छू ले। ये संदेश दुनिया में भी जाता है कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, फिर इन्वेस्टर भाग खड़े होते हैं। तो इस तरह से ये है वेस्टर्न लिबरलिज्म, और ये फुकुयामा ने कहा सारी दुनिया में यही चलेगा, लेकिन हमने देखा थोड़ा चला थोड़ा नहीं चला। तो आज का वर्ल्ड का पावर स्ट्रक्चर अब क्या है? यूनिपोलर है नहीं, मल्टीपोलर हो गया है। इस पर मैंने पूरे वीडियोस इस सीरीज में पहले बनाए हैं, कृपया उसको देखिएगा। फिलहाल हम केयोटिक मल्टीपोलरिज्म के फेज में हैं, अभी बहुत युद्ध होने हैं, और फाइनली 5 साल में सब कुछ सेटल होगा, तब एक नया विश्व निकल कर आएगा, और उसमें जो गलत साइड पे होंगे उन्हें काफी नुकसान होगा। यूएस चाइना राइवलरी अब केंद्र बिंदु बन चुका है, और ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। रशिया डोमिनेंट नहीं है, लेकिन भयानक डिसरप्टिव है, क्योंकि उसने ये देख लिया था कि उसका पत्ता साफ करने की पूरी तैयारी कर ली गई थी यूक्रेन को नाटो में लाकर, तो उसने कहा ऐसे कैसे, और उसने धावा बोल दिया, तो पूरा यूरोप उसके साथ उलझ गया। ऐसा ही होता है। और उसके बाद मिडिल पावर्स आर मैटरिंग मोर। इंडिया, ईयू, जापान, तुर्की, सऊदी, ब्राजील, इंडोनेशिया, इनकी काफी ताकत होगी, क्योंकि ये पलड़ा किसी एक तरफ झुका सकते हैं, और पावर ऑफ मल्टी डिमेंशनल हो चुकी। इस पे मैं आगे और बात करूंगा, ये अपने आप में एक पूरा वीडियो है। तो प्यारे दोस्तों, ये है आज की दुनिया। अभी 10 साल बहुत केओस है, रे डैलियो भी बोल ही चुके हैं कि हम थर्ड वर्ल्ड वॉर में आ चुके हैं। साथियों, मंडे से इकोनॉमी क्रैकर्स शुरू हो जाएंगे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। लेवल 2 में आप इसे पूरी सीरीज को प्राप्त कर सकते हैं, साल के 150 सेशन होंगे, जबरदस्त नॉलेज। आप लेवल 3 या लेवल 4 के साथ जुड़े, नीचे ज्वाइन का बटन है, आपको बहुत फायदा होगा। इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, सपोर्ट मिले यही हमारी उम्मीद है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कैसा लगा आज का सेशन हमें बताइएगा। मंडे से फ्राइडे 5 सेशन होते हैं, कल फ्राइडे का हो नहीं पाया था, इसलिए आज सैटरडे को मैं आपको ये दे रहा हूं। एंड ऑफ हिस्ट्री, व्हाट फुकुयामा गॉट रॉन्ग। अब आप मुझे इजाजत दीजिए, फिर भेंट होगी मंडे को। नमस्कार, जय हिंद।